हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन। तो आज से हम चालू कर रहे हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज। जैसा कि आपको पता है, हॉस्टल वार्डन के जो सिलेबस है एक्ट के लिए, जो जिसमें एक्ट का मेंशन गया है, उसमें टोटल 10 पॉइंट दिए गए हैं। और उन 10 पॉइंट में से भी हम एज्यूम कर सकते हैं, अगर और 10 मार्क का ही है तो हम ये तो एज्यूम कर सकते हैं कि चलो हर एक पॉइंट में से एक एक क्वेश्चन आएगा। बट जनरली ऐसा नहीं होगा, कुछ पॉइंट हो गए जहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे पॉक्सो हो गया। ये मेरा मन कहता है, मेरा दिमाग कहता है, बट फिर भी हम ऑन एन एवरेज ये पकड़ के चलेंगे कि हर एक पॉइंट में से एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उस हिसाब से मैं कंटेंट को डिजाइन किया है मैंने। और एकदम से नहीं हमें डिटेल में घुसना है कि भाई साहब एकदम से डिटेल में घुस जाएं, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बावजूद भी मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर किया। नंबर 1 ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़, आप नोट्स कैसे बनाओगे। देखो, पहली बात तो ये जो पीडीएफ है ना, मैंने एक चैनल बना दिया टेलीग्राम पे। मैं पूरा का पूरा पीडीएफ सेम टू सेम उस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप पीडीएफ ले लेना, ठीक है। तीसरी चीज़, मेरी जो पर्सनल सजेशन आपको ये रहेगा कि आप खुद का नोट्स बनाओ। आपने जो बुक्स बनाई होगी उसमें खुद का नोट्स बनाओ। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि देखो, जब आप नोट्स बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट होते जाती है। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आपका जो नोट्स होगा ना, बहुत ही एक पेजेस के अंदर हो जाएगा, जबकि पीडीएफ कम से कम 8-10 पेजेस की रहेगी, ठीक है। तो ये गलतियाँ मत करो। अब आखिरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इसको चीज़ों को कवर किया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के फॉर्म में ही अब आगे फ्यूचर में चीज़ें कवर करनी है, और उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा। तो आप थ्योरी पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और ज़्यादा हम बकवास नहीं करने वाले, ओके। तो चलिए, तो जैसा कि पता है हमारा टॉपिक क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। उसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स डज द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट। हिंदी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि हमें ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड यूज करना है, जहाँ पे हम एकदम से श्योर ना हो। तो यहाँ पर ही मैं एकदम से ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करूँगा। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब क्या होता है। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन आपने एक देखा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत जीके का आपको पता होगा, तो 11th 5 ईयर प्लान में बोला गया था कि हमें इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। मतलब क्या इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ का, और ये पूछता भी है कि कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही गई थी, तो वो 11th 5 ईयर प्लान था। आप ये भी चीज़ें याद कर सकते हो। तो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है। इंक्लूसिव का सिंपल सा मतलब होता है कि यार, जो भी ना समाज के पिछड़े लोग हैं, जिनके या फिर जो ऐसे हैं जो डिसेबल्ड हैं, उन सबको साथ में लाना, सेम लेवल पे पढ़ाना, ताकि उनकी एजुकेशन हो सके। ये है इंक्लूसिव का सिंपल सा मीनिंग। तो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, समझ में आया। अब ये तो मुझे लग रहा है आंसर है, बट फिर भी मैं आगे का ऑप्शन देखूंगा, सिग्रीगेशन। अब देखो, सिग्रीगेशन का मतलब होता है बच्चों को अलग अलग करके पढ़ाओ, अलग अलग करके, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बांट के। आपको लगता है ये तो टोटली अगेंस्ट हो गया इस पॉइंट के, मतलब जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन के टोटली अगेंस्ट में जा रहा है, मतलब एकदम से भी इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए ऑप्शन 2 एलिमिनेटेड, और ये प्रोविजंस तो नहीं होने वाला है। अगला, मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग भी देखो, मेन स्ट्रीमिंग का क्या मतलब है, समाज के पिछड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में लाना, सोसाइटी में लाना, उन्हें सेम लेवल प्रोवाइड करना। तो ये जो मेन स्ट्रीमिंग हो गया ना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का ही पार्ट है। और अगला है जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब ऐसा एजुकेशन जहाँ पे सबको एकीकृत किया जाए, सबको इंक्लूड किया जाए, ये वाला एजुकेशन। तो ये भी किसका ही पार्ट हो जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन का हो जाता है। तो ये दोनों जो पॉइंट है ना, मेन स्ट्रीमिंग एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का ही पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ए, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ये यहाँ पे मैंने वही बताया हुआ है, तो आप ये पीडीएफ में देख लेना। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर से आरटीई के अंदर ये पूछा जाता है कि भैया जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए फ्री एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको 2 चीज़ें बताना पसंद करूंगा। जो हमारा आरटीई एक्ट है, आरटीई जो हमारा 2009 का एक्ट है, इसके अंदर 2 बातें कही गई है फ्री एजुकेशन के लिए। पहली बोली गई है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, जो 6 से 14 साल के बच्चे नॉर्मल बच्चों के लिए, ठीक है, फ्री एजुकेशन में दिया जाएगा। ये किसके लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए। दूसरा जो इसके अंदर प्रोविजन है वो है कि 6 टू 18 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। बट ये है किसके लिए, डिसेबल्ड बच्चों के लिए, ठीक है। डिसेबल्ड बच्चों के लिए ये वाला दिया गया है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, दैट इज 6 ईयर टू 18 ईयर्स। मतलब जो दिव्यांग बच्चे रहेंगे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा 6 साल से 18 साल के लिए रहेगी, और जो नॉर्मल बच्चे रहेंगे उनके लिए 6 से 14 साल के लिए। तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन, अगला एमसीक्यू, नेक्स्ट वन इज द, हाँ, इसके अंदर ये बोला गया, देखो आप सबको पता होगा, जो हमारा अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेंशन अबाउट द फंडामेंटल राइट ऑफ द एजुकेशन, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आर्टिकल 21A। बट मैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री बताता हूँ क्या होता है। पहले आप ये थोड़ा ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसके बाद ही आप कुछ कॉमेंट करना।
रुको एक मिनट, थोड़ा सा मैं जगह ले लेता हूँ। हाँ ये जगह ठीक है, ओके। हाँ देखो क्या होता है, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय आर्टिकल एक 45 था। क्या, जब मैं शॉर्ट में लिखूंगा आर्टिकल 45 था, ठीक है। ये आर्टिकल क्या था, 45 था। अब ये आर्टिकल 45 कहाँ आता है, ये आता है डीपीएसपी के अंदर। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का आर्टिकल कहाँ से चालू होता है, तो आर्टिकल 36 to 51 ये एरिया होता है डीपीएसपी वाला, ठीक है। अब ये डीपीएसपी क्या होता है, तो डीपीएसपी में देखो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं राज्य के लिए, जो कि वो करेगा। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि वो राज्य करेगा, बट ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन होता है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। ये होता है डीपीएसपी। तो आर्टिकल 45 में ये बोला गया था कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दी जा सके, एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे। तो भैया एटलीस्ट प्राइमरी या फिर पोस्ट प्राइमरी मतलब 8th क्लास तक एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई थी, दी जा सके, आर्टिकल 45 के अंदर बात की जाती। बट 2002 तक इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जाता, या फिर कुछ स्टेट ने किया भी गया था, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं किया था, किया जा रहा था, बट उस एफर्ट से नहीं किया जा रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल तो पहले भी थी और फ्री में एजुकेशन पहले भी दिया जा रहा था, बट उस लेवल पे नहीं। इसीलिए 2002 में क्या, 2002 में एक अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो अमेंडमेंट था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2002। आगे ही लिख दिया मैंने, किसने कराया था ये, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अटल जी ने कराया था। अब इसके अंदर क्या प्रोविजन लिख दिया गया, इसके अंदर ये प्रोविजन रखा गया, तो इस पहली बात तो इस अमेंडमेंट के जरिए हमने क्या किया, आर्टिकल 21A ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसके अंदर हमने ये लिखाया कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए, 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, ये हमने इसके अंदर मेंशन किया। तो ये स्थिति है अभी प्रेजेंट में। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइए वो देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये तो बोल रहा है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है आर्टिकल 21A के अंदर, आर्टिकल 45 से हटा के, ठीक है, आर्टिकल 45 से हटा के। तो ये पूछ रहा है आर्टिकल 45 में अभी प्रेजेंट में क्या बात की गई है। तो अभी वो आप ध्यान रखना कि आर्टिकल 45 में अभी प्रेजेंट में क्या बात की गई है कि एजुकेशन एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन अप टू द 6 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो क्या बात है, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। अभी जो उसके अंदर मेंशन किया गया है, पहले क्या मेंशन था, 6 से 14 तक का पहले मेंशन था आर्टिकल 45 के अंदर, अब मेंशन है नहीं, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है, मतलब कि 0 to 6 ईयर की केयर के बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 45 के अंदर, ये स्थिति है, ठीक है, ओके। तो हमारा ऑप्शन ए राइट है। अगला ऑप्शन चलते हैं, यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप इसे पढ़ भी सकते हो, मैंने यहाँ पे बोल दिया, आपको इंग्लिश समझ में आया या नहीं, या भी जो भी चीज़ें हो तो आप देख लेना, जैसा भी होगा, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग अगर एक ऐसी स्कूल है जिसके अंदर फर्स्ट से लेके 5th तक की क्लासेस है और उसमें टोटल 62 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें कितने टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना, जो प्राइमरी लेवल की मतलब कि फर्स्ट से लेके 5th तक की जो क्लास रहेगी, अगर यहाँ तक ये क्लास, उसके जो स्टूडेंट और टीचर का रेशो होता है, स्टूडेंट एंड टीचर का जो रेशो रहेगा वो रहेगा 30:1, ठीक है, 30:1। ये कब कहाँ से कहाँ तक के लिए, फर्स्ट से क्लास से लेके 5th क्लास तक के लिए। तो अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट की बात की गई है, 62 स्टूडेंट की बात की गई है। तो कितने टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें 3 टीचर की रहेगी, क्योंकि 60 स्टूडेंट के लिए 2 टीचर, और यहाँ पे 2 स्टूडेंट ज़्यादा है ना, तो उन 2 स्टूडेंट ज़्यादा के लिए भी एक हमें टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए इसका आंसर होगा 3, ठीक है। चलो अगला एमसीक्यू देखते हैं। पहले हम इसी को थोड़ी देखो, यहाँ पे मैंने वही एक्सप्लेन किया है, अब इसके पीछे थोड़ा हमें कंसेप्ट समझने की भी जरूरत है, तो कंसेप्ट समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया, आप पढ़ सकते हो। अब ये थोड़ी कंसेप्ट नीचे की समझ लेते हो जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ टीचर रिक्वायर्ड। तो अब ये देख लेते हैं क्या है। देखो अगर स्कूल के अंदर जैसे मैंने बताया कितनी क्या रिक्वायरमेंट है, 30:1 की हमारी रेशो रहेगी, है ना। तो यहाँ पे अप टू 60 स्टूडेंट के लिए 2 टीचर, 61 to 90 के लिए 3 टीचर, 91 to 120 के लिए 4 टीचर। क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ी आगे की आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो अगर बच्चे 150 से ज़्यादा हैं या फिर लगभग 150 मान लो, यहाँ पे 121 to 200 लिखा है, बट आप 150 पकड़ो, 150 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ये 150 पकड़ लो, ठीक है, 150। अगर 150 से ज़्यादा है और 200 तक है, ठीक है, 200 तक है, तब क्या होगा, तब केस में क्या हो जाएगा, 5 टीचर प्लस 1 हेड टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब 150 बच्चे हैं, ठीक है, 150 से उससे ज़्यादा, तो 5 टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी, प्लस एक हेड टीचर रहेगा जो इन 5 टीचरों को लीड करेगा। क्लियर। एक और आखिरी केस हो जाता है, अगर 200 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वहाँ पे जो स्टूडेंट और टीचर का रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 40:1, मतलब कि
40 बच्चों के लिए एक टीचर, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 240 बच्चे तो कितने टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी बताओ मुझे। तो देखो 40 का पहाड़ा पढ़ लो, 40 दहा 400, और तो लगभग 6 टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको। कितनी? 6 टीचर की, क्योंकि देखो 40 पंचे 200 और 40 और तो लगभग वो 6 के टीचर की। अगर वैसे ही बोल दूं मैंने 220 टीचर है, फिर से आपको 6 टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी। मैंने बोला 245 टीचर है तो कितने रिक्वायरमेंट रहेगी? 7 टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। होप आपको ये समझा होगा। चलिए अगला एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009 वर्किंग आवर पर वीक फॉर टीचर्स आर, मतलब एक हफ्ते में टीचर्स को कितना काम करना है, ये कितना वर्किंग आवर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 घंटे। ये इंक्लूडिंग है लेसन प्लान वगैरह, जो कुछ भी टीचर बनाते हैं ना लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो एफर्ट वगैरह डालती है, वो सब मिला के 45 आवर एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते में टीचर को इतना मतलब वर्किंग आवर देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 45 आवर, इसमें कुछ भी ज़्यादा जानने की बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मीन्स, ऐसा चाइल्ड जो वीकर सेक्शन में बिलोंग करता है तो उसे हम क्या कहेंगे। हिंदी में आप पढ़ सकते हो, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम इज लो, ठीक है, एनुअल इनकम इज लो हम पकड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट हु कम अंडर द डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है, ये भी अच्छा ऑप्शन है। आगे देखते हैं, अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट हु कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आगे देखते हैं, अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट हुज एनुअल इनकम इज लोअर देन द मिनिमम लिमिट स्पेसिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यस, यहाँ पे वीकर सेक्शन क्या होगा? वीकर सेक्शन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जनरली जब हम एजुकेशन की बात करते हैं ना तो वहाँ पे वीकर सेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म में कंडीशन किया जाता है, एक ही टर्म में मतलब कंसीडर किया जाता है, वो है मनी के टर्म में। आपने देखा होगा जब आप 8th 9th क्लास में पढ़ते हो तो आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम के बारे में पूछा जाता है, वो सिर्फ इसी वजह से, ठीक है। तो जो आपकी जो वीकर सेक्शन डिसीजन होगा ना, वो आपके माता पिता का साल भर में जो एनुअल इनकम है वो कितना है और गवर्नमेंट ने कितना स्पेसिफाइड किया है उस पर डिपेंड करेगा, इसीलिए ऑप्शन 4th राइट हो जाएगा। लॉजिक समझ लेना ये आंसर क्यों है, हालांकि ये भी अच्छा ऑप्शन है, ये भी अच्छा ऑप्शन है, ये भी अच्छा ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, सब में अच्छा ऑप्शन है, बट ये आंसर क्यों है उसके पीछे लॉजिक है, तो ये लॉजिक पकड़ लेना। ओके, अगला देखते हैं। हाँ, तो अगला है, वही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्कूल प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है। अच्छा, कौन सा स्कूल जो प्रबंधन समिति है, मतलब कि स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है उसका कार्य क्या नहीं है। तो पहली बात क्या है, प्रिपेयर स्कूल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, लग रहा है होगा। मॉनिटर यूटिलाइजेशन ऑफ यूटिलाइज, ये भी होगा, ठीक है। मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्कूल, ये भी होगा। एनकरेज पेरेंट्स टू पनिश देयर, ये देखो ये निगेटिव हो गया। मैंने पहले भी जब हॉस्टल वार्डन वाला जब एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वाला एमसीक्यू सॉल्व करा रहा था तो उसके अंदर बोला था मोस्टली निगेटिव चीज़ें नहीं होगी आंसर में, जो आप अगर आप हॉस्टल वार्डन की एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है, इसलिए ये आंसर राइट हो जाएगा। ये इनका टास्क नहीं है, बाकी ये तीनों टास्क ये करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे बात की गई किसके बारे में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, तो थोड़ा सा मैं बता दूँ। देखो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की ये ऐसी कमेटी होती है जिसके अंदर पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, इसमें पेरेंट्स का भी पार्टिसिपेशन होता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और मोस्टली जब पेरेंट्स की बात की जाएगी तो उसमें वुमेन पेरेंट्स को ज़्यादा महत्व ये दिया जाएगा, मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, सॉरी, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ओके, राइट टू एजुकेशन 2019, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे 2009 आएगा, इट इज़ बाय मिस्टेक रिटर्न, तो 2009 आप लोग कर लेना, ठीक है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन है 2009 वाला, ठीक है, या तो एनपी होगा, नहीं तो ये आरटी है, यस राइट, आरटी है 2009 के बारे में, तो आप ये चीज़ें करेक्ट कर लेना। आगे देखते हैं, नो चाइल्ड कैन बी हेल्ड बैक इन एनी क्लास और एक्सपील्ड टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखें, चाइल्ड कैन नॉट बी डिनाइड एडमिशन फॉर लैक ऑफ प्रूफ ऑफ एज, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट राइट है, बोथ 1 and 2 इज द राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहली बात तो स्टेटमेंट क्यों राइट है, पहला जो ऑप्शन है इसमें क्या बोला गया है, किसी भी चाइल्ड को एलिमेंट्री एजुकेशन में फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है, पहली बात तो ये, और ये आपको ही पता है, बिल्कुल ये बात लिखी गई थी, तो फेल नहीं किया गया, हालांकि इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है एनपीई में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला को जो ऑप्शन है, चाइल्ड कैन नॉट बी डिनाइड एडमिशन फॉर द लैक ऑफ प्रूफ ऑफ एज, देखो चाइल्ड को एडमिशन से आप डिनाई नहीं कर सकते हो, प्रूफ के बारे में बाद में मांग सकते हो। अगर आप डिनाई करोगे तो आप कहीं ना कहीं जो हमने बात की इंक्लूसिव एजुकेशन की, आप उसका वॉयलेशन कर रहे हो, ठीक है। और हमारा अगर उसको आप एज प्रमाण की वजह से आप उसे एडमिशन ही नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं चाइल्ड का करियर बर्बाद हो रहा है ना, राइट, तो इसीलिए दोनों ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला आंसर को देखते हैं, हाँ,
अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्कूल में चार्ज कैपिटेशन फी नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला, स्कूल कैन यूज द स्क्रीनिंग, नहीं ये भी नहीं कर सकते फॉर द एडमिशन। ये दोनों चीज़ें बार की गई स्कूल को करने के लिए। अगर कोई भी स्कूल एडमिशन देते वक्त कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल खास करके प्राइवेट स्कूल के अंदर लिया जाता है, वो जो कैपिटल ये कैपिटेशन फीस लिया जाता है, बोलते हैं ना ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए, वो टोटली तरीके से बार की गई है अंडर द RT 2009, बट फिर भी लिया जाता है, आप सबको पता है, ठीक है। अगला जो हमारा ऑप्शन है, स्कूल कैन यूज द स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन। स्कूल स्क्रीनिंग प्रोसेस भी नहीं यूज कर सकता है एडमिशन के लिए, ये भी बात कही गई है RTE एक्ट के अंदर। उसके भी बहुत सारे रीजन है, बट ये ध्यान रखना नहीं यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो इसका जो आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। अगला देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन 2009 इज बेस्ड ऑन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है हमारे 2009 वाले एक्ट के अंदर, वो किस पर बेस्ड है? तो देखते हैं ऑप्शन, द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, व्यवहारवादी सिद्धांत, ये आ गया एकदम से आपका टेस्टिंग, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझेंगे। अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ डिसेबल्ड की बात की जा रही है, तो फिर भी हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर डिसेबल्ड की बात की थी, बट द प्रॉब्लम इज क्या इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर सिर्फ डिसेबल्ड ही आएंगे? तो मैंने तो बताया था पुअर भी आएंगे, पुअर लोगों की भी बात की गई है, ठीक है, तो क्या वो नहीं आएंगे? इसलिए ये ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, ये लॉजिक होगा। अगला, अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये हो सकता है, इसको भी हम होल्ड बैक करेंगे। अगला, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय द ऑफरिंग देम प्राइमरली वोकेशनल एजुकेशन। फिर से यहाँ पे बोला गया डिसेबल्ड की बात की गई, सिर्फ डिसेबल्ड पे कैसे फोकस कर सकता है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिसेबल्ड नहीं होता, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो। तो हमें बचा दो, ये वाला और ये वाला बचा है। अब देखो बिहेवियरिस्टिक सिद्धांत क्यों नहीं होगा? अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है, आपने जब चाइल्डहुड ग्रोइंग वगैरह पढ़ा होगा, ये आता है सिलेबस बीएड के अंदर, अगर आपने बीएड किया तो आपको पता ही होगा, नहीं किया हुआ है तो कोई बात नहीं। तो जो बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स है, तो ये तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। रीजन क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रही है, तो वहाँ पे हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम मानवता की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात कर रहे हैं। तो वो तो यही है, राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, मतलब एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, इसीलिए इसका आंसर होगा ये। समझ में आया? बाकी तीन क्यों नहीं होंगे और ये क्यों होगा? और व्यवहारवादी डिफरेंट कंटेक्स, हम उस कंटेक्स में नहीं जाने वाले, क्योंकि फिर से उसे एक्सप्लेन करने में 1 मिनट चला जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 1 मिनट। तो अगला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन इन 2009 स्टेट्स दैट द टीचर शैल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आपको इसे अच्छे से ध्यान रखना। पहली चीज़ तो मेंटेनिंग रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, ठीक है। कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम, यस। कंप्लीट एंटायर करिकुलम इन स्पेसिफाइड, सभी तो राइट ही लग रहे हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबाउ, एक्सप्लेन करने की कोई बात ही नहीं इसके अंदर। अगला है, Which of the following is not addressed in the right of children to free and compulsory education Act 2009? कौन सी चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया? प्रोवाइड ट्रेनिंग फैकल्टी फॉर टीचर, ठीक है, इसे थोड़ा होल्ड बैक करते हैं। एंश्योरिंग एडमिशन टू चिल्ड्रंस ऑफ माइग्रेंट, इसे भी होल्ड बैक करते हैं। डिसाइडिंग द एकेडमिक कैलेंडर, इसे भी होल्ड बैक करते हैं। एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स, यस, एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं की। देखो, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, इसके बारे में नहीं पता था, इसके बारे में नहीं पता था, लिटरली नहीं पता था कि RT में बात की गई नहीं, बट ये मुझे पता है कि इसके बारे में बात नहीं की गई है कि आफ्टर 14 ईयर क्या रहेगा, एजुकेशन क्या होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ सारे ऑप्शन रीड करो, आप ऑटोमेटिकली आंसर तक पहुँच जाओगे, ठीक है। चलो, अगर ये आंसर है तो ऑब्वियस सी बात है इन सब का डिस्कशन हुआ होगा, तो और यार कोई भी एक्ट आ रहा है ना एजुकेशन से रिलेटेड, तो डीपली यही आता है, तो इन सब चीज़ों की ऑब्वियसली बात की ही होगी। जैसे NP आया 2019-20 वाला, तो इसके अंदर क्या इन सब चीज़ों की फिर से बात की होगी, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हो जाती है टीचिंग सेक्टर की, राइट। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जो RT एक्ट है वो कौन से दिन के अंदर पूरे कंट्री में अप्लाई हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 के दिन ये पूरे कंट्री में अप्लाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ अ टीचर। कौन सा टीचर का रोल नहीं है एज पर द RT? देखते हैं, कंप्लीट द एंटायर करिकुलम विद द स्पेसिफाइड टाइम, ये तो रोल है, तो ये तो नहीं होगा भाई साहब। द टीचर शैल एंगेज हिमसेल्फ और हर सेल्फ, नहीं, यही तो नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। टीचर अपने आप को एंगेज नहीं कर सकता है प्राइवेट ट्यूशन के अंदर, इसीलिए ये हमारा क्या, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया, नॉट अ रोल ऑफ, तो इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। मतलब शिक्षक को
खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है, इसके बारे में टोटली प्रोहिबिट किया गया है अंडर द RT 2009 के अंदर, ठीक है। पर ये आप बोलोगे भाई साहब करते तो, बट ये उन शिक्षकों की बात की जा रही है तो गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। तो आप प्राइवेट वाले कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट वालों को ये अलाउ नहीं है करना। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, हाँ ये तो होगा। असेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड एंड अकाउंट, ये भी होगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बार बार ऑप्शन आ रहा है यार मुंह में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2000, टीचर कैन नॉट बी डिप्लॉयड फॉर। अच्छा, टीचर किस चीज़ के लिए डिप्लॉय, देखो टीचर की ड्यूटी 3 चीज़ों में लगाई जा सकती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो एक सेंसस में लगाई जा सकती है, डिजास्टर रिलीफ में लगाई जा सकती है, इलेक्शंस में भी लगाई जा सकती है, बट उसके अलावा कोई भी टास्क कराना उसके अंदर नहीं लगाई। ये 3 चीज़ ध्यान रखना, सेंसस, डिजास्टर और इलेक्शन, इन तीनों में लगाई सकती है, बट इसके अलावा किसी भी और फील्ड में अंडर द RT 2009 उनकी ड्यूटीज नहीं लगाई जा सकती, इसलिए पल्स पोलियो प्रोग्राम इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वही RT के क्या बोला कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स शुड स्टडी, जो चिल्ड्रन जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है वो क्या स्टडी करें, इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर विच वुड प्रिपेयर देम फॉर लाइफ स्किल, ठीक है, अच्छा लग रहा है ऑप्शन मुझे। अगला देखते हैं, एट होम विद देयर पेरेंट्स एंड, ये तो होगा नहीं, होम क्यों भाई साहब, नहीं। आगे देखते हैं, इन स्पेशल स्कूल क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर देम, ठीक है, इसे भी होल्ड बैक करते हैं। इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप विद प्रोविजन टू कैटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स, यस ये आंसर राइट होगा, क्योंकि RT की मैंने पहले बात किया, इंक्लूसिव एजुकेशन की ये बात करता है, हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्डअप करेंगे जिनकी उनकी इंडिविजुअल नीड्स को पूरी की जा सके। जैसे ही मुझे ऑप्शन दिखा मैंने टिक कर दिया, तो हमने ये भी एलिमिनेट कर दिया, ये भी एलिमिनेट कर दिया, ये भी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही क्या है कि हम उनको अलाइंड करें उन बच्चों के साथ जो कि सेम है, जो नॉर्मल है। अगर मैं उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दूंगा एक सेंटर पे जो अलग इस्टेब्लिश किया जाएगा उनके लिए, तो फिर से उनको अलग कर रहा हूँ मैं। अगर मैं ये करूँगा स्पेशल स्कूल बना दूंगा, फिर से मैं उन्हें एक नहीं कर रहा हूँ, मतलब यूनाइट नहीं कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड एजुकेशन नहीं दे रहा हूँ उनको, तो मैं डिफ्रेंशिएटेड एजुकेशन दे रहा हूँ, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन वही, ये तो आसान है कि कौन से ईयर में ये एक्ट आया था, तो 2009, तो इसमें कुछ बताने की बात ही नहीं है। ऐसा भी आपको देखो सारे क्वेश्चन आपको टफ नहीं होंगे एग्जाम के अंदर, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे, ठीक है। तो ऐसा मत बोलिए ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी रखते हैं यार, कभी कभी बीच बीच में हलवा भी दे देना चाहिए, ठीक है। अगला है, फिर से आई थिंक ये वही है कि फॉर अ टीचर इन अ प्राइमरी स्कूल फॉर टीचिंग इंक्लूडिंग प्रिपरेशन, ये देखो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया गया, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक, वही कितना मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर वो करेंगे, 45 इज द राइट आंसर, 45 घंटे उन्हें काम करना है, ठीक है। हाँ, ये हमारे क्वेश्चन है। और आखिर के कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने अभी MCQ के फॉर्म में नहीं इंक्लूड किया, बट आपको ये ध्यान रखना है, और कुछ और पॉइंट मैं नोट डाउन करा दूंगा, तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज़ तो क्या, इम्प्रूव स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो क्या होगा अगर हर एक स्कूल को हर एक एवरी 3 ईयर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बिगड़ रहा है तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की बात की गई है वो एवरी 3 ईयर में की गई है। 25% सीट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्व करने की बात की गई है RT 2009 के अंदर ही। तो ये पूछा जा सकता है कितने % सीट रिजर्व करने की बात की गई है, 30, 40, 45, 50 ऐसे देंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो 25% इज द राइट आंसर। अगला, जो प्राइमरी स्कूल रहेगी ना, जो ये एस्टेब्लिश प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल विद इन द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, जो प्राइमरी स्कूल रहेगी उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए 1 किलोमीटर, और जो अपर प्राइमरी रहेगी उसका डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए 3 किलोमीटर, इसी के अंदर ही इस्टेब्लिश होनी चाहिए। ये चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। ये आपको 100% क्लियर होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल 51, पहले बात तो मुझे ये बता दो 51A के अंदर क्या बात की गई। तो 51A के अंदर बात की गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। तो आर्टिकल 51A उसके अंदर भी के आता है, जहाँ पे बात की गई पेरेंट्स की ड्यूटी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू एडमिट द चाइल्ड इन द एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है। बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल में एडमिट किया जाए, ये किसकी ड्यूटी है, ये पेरेंट्स की ड्यूटी रहेगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मैंने जब बताया था स्टूडेंट का रेशो 1:30 होगा, फिर मैंने बताया 1:40 होगा किस केस में। एक और पॉइंट इसमें याद रख लो, तो ये जो मैंने बताया था ना, ये दोनों चीज़, ये कहाँ से कहाँ तक के लिए बताया था, 1st to 6th क्लास के लिए। पर अगर 6 to 8 क्लास की बात की जाए तो ये रेशो क्या हो जाएगा, ये रेशो होगा 1:35, ठीक है। 1:35 मतलब 35 स्टूडेंट के लिए एक टीचर चाहिए, किसके लिए, 6 to 8 वाले बच्चों के लिए। क्लियर, ठीक है।
अब ये हमें कुछ चीज़ें बात करना है। ये देखो, अब मैं और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। हमने बात किया तो कुछ चीज़ें प्रोहिबिट की गई है, तो क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिट की गई है अंडर RTE 2009 के अंदर। पहली बात तो देखो, फिजिकल पनिशमेंट को प्रोहिबिट की गई है, ठीक है, फिजिकल पनिशमेंट को प्रोहिबिट की गई है। दूसरी बात, जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर है, स्क्रीनिंग प्रोसीजर ली जाती है एडमिशन के लिए, उसे प्रोहिबिट की गई है। तो क्या, स्क्रीनिंग प्रोसीजर, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या प्रोहिबिट की गई है, कैपिटेशन फी, CF कैपिटेशन फी प्रोहिबिट की गई है। चौथी चीज़ क्या बात प्रोहिबिट की गई है, PT प्राइवेट ट्यूशन प्रोहिबिट किया गया है। और पांचवी और आखिरी चीज़, रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट द रिकग्निशन। अगर आप ऐसे स्कूल रन कर रहे हो जिसको रिकग्नाइज नहीं किया, आपने सुना होगा स्कूल एफिलेटेड बाय द CBSE, स्कूल एफिलेटेड बाय द ICSE, अगर आप ऐसे स्कूल रन कर रहे हो तो वो भी प्रोहिबिट की गई। तो ये 5 पॉइंट ध्यान रखना प्रोहिबिशन के मामले में, ठीक है, क्लियर, ओके। एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो RTE 2009 के अंदर ना टोटल कितने चैप्टर है, मैं हर एक बेसिक चीज़ कवर करा दे रहा हूँ आखिरी में, जो मैंने मुझे लगा नहीं इंपॉर्टेंट है फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं उसको। टोटल चैप्टर है, टोटल चैप्टर कितने, सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो जो टोटल चैप्टर है, मतलब यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ TC, टोटल चैप्टर कितने हैं इसके अंदर, 7 है। और टोटल सेक्शन ये कितने टोटल सेक्शन आपके, 38 टोटल सेक्शन है, क्लियर है यहाँ पे। दूसरी चीज़, ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, पहला अगर दूसरा पॉइंट याद रखूँ, जो एजुकेशन है, एजुकेशन पहले किसके अंदर आता था, एक मिनट, हाँ, तो जो एजुकेशन है, जो आपका एजुकेशन है, एजुकेशन ये पहले आता था किस लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है, ये कंकरेंट लिस्ट में आता था। पर अब इसको फिर ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं, ये स्टेट लिस्ट में आता था, सॉरी, ये स्टेट लिस्ट में आता था। तो इसको बाय विच अमेंडमेंट हमने इसको ये स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में भेजा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्लियर, एक पॉइंट ये हो गया। और आखिरी पॉइंट जो आपको याद रखना है, मैंने इस आखिरी पॉइंट के साथ मैंने इस एक्ट की छोटी से छोटी बात आपके साथ डिस्कस कर ली है, दैट इज़ मोर देन इनफ। और वो आखिरी पॉइंट है कि जो RTE 2009 आया था, ये कहाँ से लेके कौन से क्लास तक के लिए एप्लीकेबल था। तो ये फर्स्ट क्लास से लेके फर्स्ट टू 8th क्लास के लिए ये एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट में ये वीडियो इसी के साथ ख़त्म होती है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। क्या इसके अंदर मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, आप ये बता सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ क्या और चीज़ें मैं लेके आऊँ, और आपका कमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज़ द वन थिंग जो मुझे मोटिवेट करेगा वीडियोस को डालने में। क्योंकि ये जो इतना करने में ना, इस PDF को बनाना, देन कंटेंट को ढूंढना, फिर उसके बाद उसे टाइप करना, पेस्ट करना, कॉपी करना, जो चीज़ें हैं ना, ये इसमें टाइम लगता है, एंड इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स एफर्ट। और फिर अगर इसकी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है ना, सो वी फील सम काइंड ऑफ डिमोटिवेशन, ठीक है। तो वो चाहिए यार, आई डोंट नीड शेयर, आई डोंट नीड व्यू, आई जस्ट नीड योर कमेंट्स, हाउ यू आर फीलिंग बाय माय टीचिंग, दैट्स व्हाट आई वांट, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा दूसरे एक्ट के ऊपर, तो आप इस वीडियो को देखिए और बताइए कैसा वीडियो आपको लगा। थैंक यू।